नमस्कार दोस्तों। इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने यूनिट 5 का पार्ट 1 किया और उसमें देखा कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या क्या है। दोस्तों, उसी में केवाईसी एएमएल से रिलेटेड भी टॉपिक था, लेकिन हम लोगों ने उस पर उतना फोकस नहीं किया जितना करना चाहिए। दोस्तों, अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि इस पे थोड़ा सा डिस्कशन और करना चाहिए। दोस्तों, तो चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले केवाईसी और एएमएल से ये नो योर कस्टमर और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। दोस्तों, पहले फ्रॉड तो हमेशा से होते रहे, शुरू से, और अभी भी हो रहे हैं। लेकिन पहले के फ्रॉड करने के बाद जो फ्रॉड करने वाला वो पकड़ा नहीं जाता था, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 लेके आया, जिससे ये इंश्योर किया गया कि जो भी लोग पैसे का गलत ढंग से यूज़ कर रहे हैं उनको किस ढंग से पकड़ा जाए। उसी के लिए दोस्तों ये केवाईसी और एएमएल किया जाता है। अब इसके अंतर्गत दोस्तों एक है पॉलिसी जिसका नाम है सीआईपी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसी या आइडेंटिफाई पॉलिसी। तो दोस्तों इसमें जो है कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कस्टमर को किस ढंग से आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेना होगा, कब कब लेना होगा, इन सब चीज़ों पे एक ब्रॉड इंस्ट्रक्शन है। दोस्तों, उसके बाद आता है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस पॉलिसी। इसमें भी दोस्तों ये इसीलिए लाया गया है कि कस्टमर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कैसे जुटाई जाए, और इन केस ऑफ फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग किसको पकड़ा जाएगा। अगर उसका प्रॉपर आईडी है, एड्रेस है, उसका आइडेंटिफिकेशन है, तो हम उसको आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों, इसी में दोस्तों अब कौन कौन से आईडीज़ लेने हैं, उसके लिए दोस्तों आता है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। जब हम लोग केवाईसी करते हैं तो गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने, जो हमारे कंट्रोलर हैं, उन्होंने कुछ ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट हैं जिनको इन्होंने केवाईसी के तौर पे लेने के लिए अथराइज़ किया है। उनमें से दोस्तों कुछ का मैं नाम ले रहा हूँ। जैसे आधार है दोस्तों, आधार। दूसरा है वोटर कार्ड, वोटर कार्ड है। पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, पासपोर्ट है दोस्तों। मनरेगा कार्ड है। ये सारे ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है दोस्तों। 5-6 हैं, इनको डिटेल में बुक्स में पढ़ा जा सकता है। मैं थोड़ा सा डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, एक बार आप लोग फिर से रिवाइज हो जाए। उसके बाद दोस्तों अब ये केवाईसी फिजिकली बैंक में या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में फिजिकली प्रेजेंट होकर भी किया जा सकता है, ई केवाईसी के थ्रू किया जा सकता है, और आजकल एक दोस्तों आया सी केवाईसी, सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री। ये सर ई केवाईसी है दोस्तों। ये जो आधार का वेबसाइट है यूडीआई का, उस पर से लिंक मिलता है और आधार को वेरीफाई कर दिया जाता है। सी केवाईसी दोस्तों ये सरसाई सेंट्रल रजिस्ट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है, सरसाई, उनके द्वारा ये किया जाता है दोस्तों, उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो केवाईसी बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। अब केवाईसी में दोस्तों कभी कभी कस्टमर प्रॉब्लम करते हैं, उनको उनके पास पुराने एड्रेस का कोई प्रूफ नहीं है और उनका करंट एड्रेस चेंज हो गया है। बैंक में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दोस्तों इसके लिए एकदम साफ साफ गाइडलाइंस है कि कस्टमर से उनके डिक्लेरेशन के आधार पर नया एड्रेस जोड़ना
ज़रूरी है। ऐसा नहीं बोल सकते उसका वो एड्रेस है अब ये नहीं, नहीं, उससे प्रूफ लीजिए और एक डिक्लेरेशन लीजिए, उसके आधार पर उसके केवाईसी कर सकते हैं दोस्तों। फिर दूसरी चीज़ आती है दोस्तों पैन कार्ड। कोई भी ट्रांजैक्शन 50,000 एंड एबव करना है तो उसके लिए पैन कार्ड कंपलसरी है दोस्तों। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के पास पैन कार्ड नहीं बना है, तो उसके लिए क्या दोस्तों उनका पैसा नहीं जमा होगा? नहीं जमा होगा। उसके लिए फॉर्म 60 है दोस्तों और 61 है, एक एग्रीकल्चर एक नॉन एग्रीकल्चर का डिक्लेरेशन है। ये फॉर्म भर के हम उसके पैसे को जमा कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों ये जो केवाईसी है कब कब लेना है। तो जितने भी कस्टमर हैं इन सारे कस्टमर्स को बैंक ने 3 टाइप के रिस्क कैटेगरी में डिवाइड किया है दोस्तों। पहला है लोअर रिस्क कैटेगरी, मीडियम रिस्क कैटेगरी एंड लास्ट है हाई रिस्क कैटेगरी। हाई रिस्क कैटेगरी में दोस्तों वो लोग आते हैं जो जनरली पॉलिटिकली एक्सपोज होते या उनके साथ काम करते हैं, ये लोग हायर रिस्क में आते हैं दोस्तों। मीडियम रिस्क में नॉर्मल सारे लोग आते हैं दोस्तों, और लोअर रिस्क में वो गांव के या बहुत छोटे लोग जो कहीं और नहीं जा सकते उन लोगों को लिया जाता है दोस्तों। अब इनका केवाईसी करने के लिए दोस्तों गाइडलाइंस है कि जो लोअर रिस्क वाले लोग हैं जिनका कैटेगरी लोअर है उनका केवाईसी 10 साल में एक बार, जो मीडियम रिस्क वाले हैं दोस्तों उनका 8 साल में लेना है, और जो हाई रिस्क वाले कस्टमर हैं दोस्तों उनका हर 2 साल में केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेने हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें लग रहा है कि हम लोगों ने थोड़ा सा इस पे डिस्कशन किया और फिर से रिवाइज कर लिया। अब इसके आगे हम लोग देख रहे हैं कि जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है दोस्तों उसके स्टेजेस क्या क्या हैं, किन किन स्टेज के बाद हम न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं दोस्तों। इसमें है दोस्तों जनरेटिंग न्यू प्रोडक्ट आइडिया। पहला स्टेज है जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को नए प्रोडक्ट को डेवलप करने के बारे में सोचे रहे तो उसमें सबसे पहले कुछ ना कुछ तो आइडिया आएगा, हाँ भाई ये चीज़ कर दें तो अच्छा होगा, ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दें तो इस कैटेगरी के लोगों को, इस सेगमेंट के कस्टमर के लिए फ़ायदा होगा। अब उस आइडियाज़ को आपस में डिस्कस किया जाता है, कमेटी बैठती है और उसकी स्क्रीनिंग होती है कि हाँ जो भी इन्होंने अपने आइडियाज़ दिए हैं इसमें से कितना सही है, कितना यूज़फुल होगा, और क्या ये कितने सेक्टर कितने सेगमेंट के लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा। तो ज़्यादातर ये मीटिंग के दौरान डिसाइड होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों आइडिया स्क्रीनिंग। उसके बाद आता है दोस्तों कंसेप्ट टेस्टिंग। तो जो आइडियाज़ आया उसका किस कंसेप्ट पे उसको आगे बढ़ाना है इसकी टेस्टिंग की जाती है दोस्तों, कि क्या कंसेप्ट रहेगा, किस आधार पे ये बनाया जाएगा, इसको करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ये सारे कंसेप्ट टेस्टिंग के अंदर आते हैं दोस्तों। उसके बाद होता है दोस्तों बिजनेस एनालिसिस एंड मार्केट एनालिसिस। फिर ये देखा जाता है दोस्तों कि जो भी नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होना है उससे हमारे बिजनेस पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कस्टमर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और ओवरऑल बिजनेस का क्या हाल रहेगा। तो ये दोस्तों बिजनेस एनालिसिस एंड मार्केट एनालिसिस से पता चल जाता है। एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शलाइजेशन। अब जैसे ही इन सारी चीज़ों का एनालिसिस कर लिया गया दोस्तों तब जाके एक्चुअल प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाता है, और जब प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है तब उसकी टेस्टिंग होती है, मार्केटिंग होती है, फिर उसका कमर्शियलाइजेशन किया जाता है, पोजीशनिंग की जाती है कि कहाँ कहाँ वो प्रोडक्ट कैसे कैसे भेजा जाएगा।
अब आगे दोस्तों देखते हैं दोस्तों प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अब ये जो प्रोडक्ट लॉन्च होने हैं दोस्तों, इसको किस ढंग से मैनेज किया जाता है, किस किस तरह के प्रोडक्ट हैं, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा ज़रूरी हैं, कौन से प्रोडक्ट में कुछ नए चीज़ें जोड़ के फिर से प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसके लिए दोस्तों प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो थियोडोर लेविट ने इसके लिए 3-4 चीज़ें समराइज़ किए थे, उसको ध्यान देने पे देते हैं दोस्तों कि जो प्रोडक्ट है, तो इसमें लेविट साहब ने इसको 4 भागों में डिवाइड किया था। पहला दोस्तों है जेनेरिक प्रोडक्ट, दूसरा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, तीसरा अगमेंटेड प्रोडक्ट एंड चौथा पोटेंशियल प्रोडक्ट। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं दोस्तों। ये जेनेरिक प्रोडक्ट क्या होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये जेनेरिक प्रोडक्ट जो होते हैं ये कोर प्रोडक्ट होते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है और ये सभी के लिए ज़रूरी है। ये जेनेरिक प्रोडक्ट बोले जाते हैं। जैसे बोला जाता है रोटी कपड़ा और मकान, वैसे ही कोई भी प्रोडक्ट जो सबके लिए रिक्वायर्ड है उसी को कोर प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में ये होता है दोस्तों जो कोर प्रोडक्ट है उसके ऊपर कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे जो कोर प्रोडक्ट है वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है दोस्तों, और इसकी जो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है उसको भी फुलफिल कर दिए जाते हैं दोस्तों। और कस्टमर भी ये चाहता है कि भाई उस प्रोडक्ट तो वो सारा प्रोडक्ट तो हर जगह मिल रहा है, इसमें अगर कुछ नया मिल जाता, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता, तो वो ऐसा एक्सपेक्टेशन करता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कहते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों अगमेंटेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट एंड अगमेंटेड प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। एग्ज़ाम में कभी कभी इसके जो ऑप्शंस हैं ये दोनों ऐसे दिए रहेंगे कि आप इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें दोस्तों ये देखना है कि एक्सपेक्टेड में एडिशनल फीचर्स ऐड किए जाते हैं, जबकि अगमेंटेड में एडिशनल फीचर्स में वैल्यू ऐड किया जाता है, कुछ और वैल्यू, 2 के साथ तीसरा। जैसे ये काम कर लो फिर आपको 1 साल का लाइफ इंश्योरेंस 2 लाख का दिया जाएगा, ये अगमेंटेड प्रोडक्ट हो जाता है दोस्तों। चौथा है दोस्तों पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट दोस्तों वो प्रोडक्ट होते हैं जैसे हमारे पुराने कस्टमर हैं और वो बैंक के लिए, आपकी ब्रांच के लिए उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, लेकिन कुछ कारण से उन्होंने आपके बैंक से किनारा कर लिया। तो ऐसे लोगों के लिए उनके फ्यूचर को ध्यान के, उसमें दोनों का फ्यूचर, इसमें बैंक का भी फ्यूचर रहता है और कस्टमर का भी, उसको ध्यान में रखते हुए उसमें कुछ नया फीचर्स ऐड करके इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, जिससे वो जो हमारे पुराने पोटेंशियल कस्टमर हैं उनको फिर से अपने साथ जोड़ा जा सके। तो ऐसे प्रोडक्ट को दोस्तों पोटेंशियल प्रोडक्ट कहते हैं। अब दोस्तों इसके आगे आता है प्रोडक्ट की पॉलिसी क्या होगी। कोई प्रोडक्ट बनाते समय ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई आइडिया लाया चलो ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। इसके लिए भी मैनेजमेंट के पास एक पॉलिसी होती है कि कैसे नए प्रोडक्ट को हमें लॉन्च करना है। तो इसमें है दोस्तों प्रोडक्ट पॉलिसी इज़ वन ऑफ द मेन टास्क इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट। द मार्केटर शुड डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली द प्रोडक्ट टू बी ऑफर्ड टू डिफरेंट सेगमेंट। जो मार्केटर है दोस्तों उसको पता रहता है एग्जैक्टली कि हम कौन सा प्रोडक्ट लाएं, कौन सा प्रोडक्ट ऑफर करें, जो और किस सेगमेंट के लिए कौन सा प्रोडक्ट होगा। ये किसको पता है? मार्केटर को, जो मार्केट में काम कर रहा है दोस्तों उसको पता रहता है। अगेन इफ द कस्टमर बेस इज फेयरली वेरी लार्ज, द प्रोडक्ट लाइन शुड बी बेस्ड ऑन द होमोजीनियस नीड ऑफ द हेट्रोजीनियस कस्टमर बेस एंड कस्टमर सेगमेंट। दोस्तों अगर हमारा कस्टमर सेगमेंट
ज़्यादा बड़ा है तो उसमें हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि होमोजीनियस कस्टमर कौन कौन से हैं, उनका होमोजीनियस नीड्स क्या है, मतलब एक तरह की क्या आवश्यकता है, एक तरह के कस्टमर कितने हैं, उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट को नया प्रोडक्ट बनाना पड़ता है दोस्तों। अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन अनवाइडली प्रोडक्ट रेंज। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो जो प्रोडक्ट आएगा दोस्तों वो जितना कस्टमर के लिए अच्छा होना चाहिए वो नहीं होगा। कुछ कस्टमर को अच्छा लगेगा और कुछ को नहीं लगेगा। इसके लिए दोस्तों मार्केटर की ज़रूरत पड़ती है और वो सर्वे करके इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है दोस्तों। फॉर डिसाइडिंग दैट द मार्केटर शुड डेवलप अ प्रोडक्ट पॉलिसी। अब जो मार्केटर रहता है दोस्तों तो इसका योगदान रहता है प्रोडक्ट पॉलिसी में। क्यों? क्योंकि वो सर्वे करके हर चीज़ पता करके तब वो पॉलिसी में डालता है। विच इन्वॉल्व फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। अब जो प्रोडक्ट पॉलिसी बनती है दोस्तों वो कई चीज़ों पे ध्यान रख के बनाई जाती है। उनमें से कुछ यहाँ पे दी गई हैं दोस्तों। पहला है अप्रेजल ऑफ द प्रोडक्ट लाइन एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट। दोस्तों जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ या लॉन्च होने वाला है उसका अप्रेजल कैसे करना है, उसमें देखना है कि प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं, उसमें देखना है कि प्रोडक्ट किन के लिए ज़्यादा बेहतर है, उसमें देखना। तो ये अप्रेजल के अंदर आता है दोस्तों। प्रोडक्ट का नॉर्मली जनरल इंफॉर्मेशन पता करना, मार्केट सर्वे करना और किसके लिए यूज़फुल है किसके लिए नहीं है, इस प्रोडक्ट में क्या ऐड किया जा सकता है, क्या इस प्रोडक्ट से हटाया जा सकता है, इन सब चीज़ों की जानकारी प्रोडक्ट अप्रेजल के थ्रू मिलती है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों डिसीजंस ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ध्यान देने की बात है दोस्तों। जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे बैंकों में है दोस्तों, यहाँ के यूनिक प्रोडक्ट्स क्या हैं? लायबिलिटी प्रोडक्ट जैसे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, क्रेडिट या असेट प्रोडक्ट क्या है दोस्तों? लोन अकाउंट्स। लेकिन दोस्तों अगर सारी चीज़ें हर जगह समान रहेंगी तो कस्टमर तो कहीं भी चला जाएगा। लेकिन ये जो समय है ये कंपटीशन का समय है। इस कंपटीशन के दौर में हमें कुछ न कुछ तो डिफरेंशिएशन रखना पड़ेगा दूसरे के प्रोडक्ट से, जिससे कि कस्टमर हमारे यहाँ अट्रैक्ट हों। तो उसी प्रोडक्ट में जो कहीं और चल रहा है उसमें क्या डिफरेंस है इसका डिसीजन लिया जाता है। जैसे सेविंग अकाउंट है दोस्तों, तो अभी कहीं कहीं है कि सेविंग अकाउंट खोलो तुरंत एटीएम दे देंगे, तुरंत चेकबुक दे देंगे। तो दोस्तों तो इस तरह के डिफरेंशिएशन से ही कस्टमर आपके यहाँ आएगा, अदरवाइज वो कहीं और जाएगा। तीसरा होता है दोस्तों प्रोडक्ट पोजीशनिंग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जब कोई नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में तो उसके लिए ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। मार्केटर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि इस प्रोडक्ट को कहाँ पे लॉन्च किया जाए, किस जगह इसका, किस ज्योग्राफी में या किस सेक्टर में इसको भेजा जाए जहाँ इसका ट्रायल भी हो जाएगा और जहाँ से इसके अच्छाई बुराई का पता भी चल जाएगा। तो ऐसे काम को प्रोडक्ट पोजीशनिंग कहते हैं दोस्तों। प्रोडक्ट पोजीशनिंग से मीनिंग है दोस्तों कि कस्टमर के माइंड को पढ़ना, कि कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है, कस्टमर के दिमाग कैसे काम कर रहा है, कस्टमर को क्या चीज़ अच्छी लग रही, इन सब चीज़ों को पढ़ के ही प्रोडक्ट की पोजीशनिंग की जाती है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों ब्रांड डिसीजंस। दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेस होने में ब्रांड बहुत ही मायने रखता है। जैसे अमूल है दोस्तों या कोलगेट है दोस्तों, ये ब्रांड नेम। या इलेक्ट्रिक में जाएं हैवेल्स है दोस्तों, वी गार्ड्स हैं, ये ब्रांड के नाम से चलते हैं दोस्तों। इसी तरह बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों। तो ब्रांड का होना बहुत ज़रूरी है। अब ब्रांड में दोस्तों किस ढंग का नाम दिया जाए, या जैसे किसी बैंक में कार लोन के लिए
पुष्पक नामक योजना लाए थे, किसी बैंक के होम लोन के लिए अपना आराम। इसी तरह से ब्रांड का नेम रहता है जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। तो दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट के लिए लॉन्च करने के लिए ब्रांड का डिसीजन भी लेना मार्केटर के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। उसके बाद आता है दोस्तों डिसीजन ऑन पैकेजिंग। दोस्तों ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पैकेजिंग कैसे होगी, कितना अट्रैक्ट करेगी कस्टमर को, किस तरह से पैकेजिंग किया जाए, कौन से प्रोडक्ट को कैसी पैकेजिंग दी जाए, मौसम के हिसाब से उसकी पैकेजिंग कैसी की जाए, ईडेबल है तो उसकी पैकेजिंग कैसी की जाए। ये सारी चीज़ें दोस्तों, ये डिसीजन भी मार्केटर को लेना पड़ता है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं दोस्तों, ये सारे स्टेज, तब न्यू प्रोडक्ट का, जब ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं तब न्यू प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया जाता है दोस्तों। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों पहले केवाईसी के ऊपर हम लोगों ने किया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इसीलिए आया था क्योंकि जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, जो चोरी करके या किसी दूसरे तरीके दूसरे का आईडी लगा के कहीं भाग जा रहे हैं या पकड़े नहीं जा रहे हैं, उसके लिए ये एक्ट लाया गया दोस्तों। इस एक्ट के साथ ही एक कस्टमर आइडेंटिफाई पॉलिसी भी लाई गई, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस पॉलिसी भी लाई गई। अब इसके लिए केवाईसी की ज़रूरत होती है दोस्तों। केवाईसी के साथ आईडीज़ ज़रूरी हैं, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, मनरेगा कार्ड है, पासपोर्ट है दोस्तों। ये सारे वैलिड ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है। केवाईसी ब्रांच में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में फिजिकली प्रेजेंट होकर की जा सकती है, ई केवाईसी की जा सकती है एंड सी केवाईसी आर भी की जा सकती है। अगर पैन कार्ड 50,000 के ऊपर जितने भी डिपॉजिट हैं या विड्रॉल हैं उसके लिए पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 या 61 फिल करना चाहिए दोस्तों। करंट एड्रेस प्रूफ अगर किसी कस्टमर के पास नहीं है तो उससे एक डिक्लेरेशन लेना चाहिए, उसके आधार पर ये कर देना चाहिए दोस्तों, उसका केवाईसी कर सकते हैं। इसी में एक चीज़ है दोस्तों, रिस्क। 3 तरह के कस्टमर हैं दोस्तों, लोअर रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हायर रिस्क। लोअर रिस्क वालों की केवाईसी हर 10 साल में एक बार, मीडियम की 8 साल में एक बार और हाई रिस्क वालों की 2 साल में एक बार केवाईसी करनी चाहिए दोस्तों। आगे हम देखते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के क्या क्या स्टेजेज हैं दोस्तों। तो सबसे पहले है प्रोडक्ट जनरेशन का आइडिया आना चाहिए, फिर आइडिया की स्क्रीनिंग होनी चाहिए दोस्तों, कंसेप्ट टेस्टिंग होना चाहिए, मार्केट एनालिसिस होना चाहिए, बिजनेस एनालिसिस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक्चुअल प्रोडक्ट की टेस्टिंग और मार्केटिंग होनी चाहिए दोस्तों। अब जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं दोस्तों, उनका प्रोडक्ट मैनेजमेंट किस आधार पे किया जाता है दोस्तों। इसमें 4 तरह से हम किसी भी प्रोडक्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं दोस्तों। पहला है जेनेरिक, दूसरा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, तीसरा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट एंड चौथा पोटेंशियल प्रोडक्ट। जेनेरिक होता है दोस्तों कोर प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड होता है एडिशनल, एडिंग एडिशनल फीचर्स, ऑगमेंटेड होता है दोस्तों वैल्यू एडेड ऑन एडिशनल फीचर्स। ये थोड़ा सा दोनों ध्यान देने की बात है। अब पोटेंशियल प्रोडक्ट होता है दोस्तों जो पहले हमारे पोटेंशियल कस्टमर थे उनको फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए पोटेंशियल प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों। अब किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए दोस्तों ऐसे तो है नहीं कि आए और किसी ने बोला और लॉन्च कर दिया, उसके लिए एक सॉलिड प्रोडक्ट पॉलिसी होनी चाहिए जिसके लिए जो मार्केटर होता है वो सर्वे करता है, हर चीज़ का पता करता है और फिर वो पॉलिसी बनाता है दोस्तों। अब कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए कई चीज़ों का ध्यान रखा जाता है दोस्तों। उसमें पहला है अप्रेजल, प्रोडक्ट का अप्रेजल कैसे करना है, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कैसे करना है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग कैसे करनी है, ब्रांड डिसीजन कैसे लेना है, डिसीजन ऑन पैकेजिंग कैसे करना है। ये सारी चीज़ें डिसाइड होने के बाद ही दोस्तों नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं जिससे इसका लाभ उन्हें भी मिले। थैंक यू दोस्तों।